गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 को ध्यान में रख करके यहाँ पर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत आज की जो चर्चा है यह सौर मंडल के उत्पत्ति के संबंध में जो कुछ सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। साथ में सन की भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो जिस प्रकार से पृथ्वी में 3 कह सकते हैं मंडल है, उसी प्रकार सन के भी 3 पार्ट हैं। जैसे पृथ्वी में था कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है, उसी प्रकार सन में अगर देखें तो सन में भी आपको कोर मिलता है, सन में आपको मिलता है रेडिएटिव जोन और सन में मिलता है आपको कन्वेक्टिव जोन। तो 3 जोन यहाँ पर भी हैं सन में, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। और जिस प्रकार से पृथ्वी का भी वायुमंडल है उसी प्रकार से सन का भी वायुमंडल है। और सन के वायुमंडल में अगर हम देखें तो यहाँ पर फोटोस्फीयर मिलता है। क्या मिलता है? ए फोटोस्फीयर, फिर है क्रोमोस्फीयर और फिर है कोरोना। तो जिस प्रकार से पृथ्वी का वायुमंडल और पृथ्वी की संरचना है उसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं सन का एक स्ट्रक्चर है और सन का भी एक वायुमंडल है। इसी की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो यह समझेंगे कि सन की उत्पत्ति कैसे हुई है। यहां पर अगर आप देखें लिखा है सौर मंडल की उत्पत्ति विषयक सिद्धांत। यहां पर 2 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट अर्थात अद्वैतवादी संकल्पना, अर्थात इसकी उत्पत्ति के संबंध में एक ही ऑब्जेक्ट ही उत्तरदायी था। और दूसरा सिद्धांत है जिसको कहते हैं द्वैतवादी संकल्पना अर्थात ड्युअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जहां पर 2 ऑब्जेक्ट उत्तरदायी हैं सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के लिए। पहला जो सिद्धांत है इसमें सबसे पहला विचार आता है कांट महोदय का, और कांट महोदय का जो विचार है इसको कहते हैं वायव्य राशि की परिकल्पना, या इसी को कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। तो गैसियस हाइपोथेसिस की जो संकल्पना दी गई है यह कांट महोदय की दी गई है। और इन्होंने यह कल्पना की थी कि चूंकि प्रारंभ में जो हमारे सभी आकाशीय पिंड आज वर्तमान में नजर आ रहे हैं एक गैसियस अवस्था में थे, और जब कालक्रम में ये धीरे धीरे डेंस हुए तो इनका घनत्व बढ़ा है, घनत्व बढ़ा है तो प्रेशर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर अपकेंद्रीय बल प्रभावी हुआ है। और उसी अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से जो यहाँ पर गैसियस एक ऑब्जेक्ट था वहीं से कुछ मटेरियल बाहर निकला, जिससे जो मटेरियल बाहर निकला वह बन गए इसके ग्रह और उपग्रह, और जो यहाँ पर मूल ऑब्जेक्ट था गैस का वही सन रह गया। लेकिन यहाँ पर भी आलोचना की जाती है। उसी प्रकार से लाप्लास की भी संकल्पना है। लाप्लास जो हैं यह सीधा सीधा नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस एपिसोड को देखा होगा जहां पर तारों की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा की गई, तो वहां पर यही बात की गई थी कि सबसे पहले गैस होता है, गैस का जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो नेबुला बनता है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो स्टार यानी भ्रूण तारा। तो यह नेबुला जो है, इसी नेबुला में क्या होता है, ये कहते हैं कि नेबुला से एक फिलामेंट टाइप का मटेरियल निकलता है, और वही फिलामेंट कालक्रम में क्या होता है 8 ग्रहों का रूप धारण करता है। तो यह दोनों संकल्पना है कि एक ही ऑब्जेक्ट से यहाँ पर सन और सन के जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं उसकी उत्पत्ति की चर्चा की जाती है। लेकिन जो दूसरा विचार है जहाँ पर द्वैतवादी संकल्पना की बात की जाती है, यहाँ पर बात की जाती है कि चैम्बरलिन की संकल्पना है, जहाँ पर ग्रहाणु परिकल्पना की बात करते हैं। इसको कहते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। अर्थात यहाँ पर 2 तारे की बात की जाती है कि एक तारा है और उसका एक साथी तारा है। और यहाँ पर कहते हैं कि साथी तारा चूंकि बहुत विशाल था, जैसे मान लेते एक तारा है ए और एक तारा है इसका साथी तारा। साथी तारा काफ़ी विशाल था, यह अपने मार्ग से गुजर रहा था, और जब गुजर रहा था तो यह सन के पास से गुजरा।
और सन के मतलब इस भारी तारे जो ये बड़ा वाला तारा है, इसके कारण सन से कुछ यहाँ पर गैसें जो हैं क्या, कुछ गैसें बाहर निकली। कुछ गैसें बाहर निकली किधर, बड़े तारे की तरफ। लेकिन बड़ा तारा तो अपने मार्ग पर आगे निकल गया, लेकिन जो यहाँ से गैस निकली थी सन से, यह गैस फिर से सन में वापस नहीं जा सकी। इसलिए यही जो गैस निकली थी, यही गैस क्या हो गई, 8 ग्रहों में तब्दील हो गई। इसी प्रकार से जेम्स जीन की भी परिकल्पना है, लेकिन जेम्स जीन जो हैं, यहाँ से सन, यहाँ पर भी दोनों बात की जाती है कि एक तारा सन है और सन का एक कह सकते हैं साथी तारा था जो काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पर भी बात की जाती है कि जैसे चैम्बरलिन ने कहा कि यहाँ से गैस निकलती है सन से, लेकिन जेम्स जिन कहते हैं कि यहाँ से गैस नहीं निकल करके बल्कि यहाँ का मटेरियल ही सन का निकल जाता है। और यही मटेरियल आगे बढ़ करके क्या होता है, 8 ग्रह और उपग्रहों का रूप धारण करता है। इसी प्रकार से रसेल महोदय का भी द्वितारक की संकल्पना है। होयल और लिटिलटन का सुपरनोवा परिकल्पना है। और ज़्यादातर वर्तमान में यही परिकल्पना मान्य भी होती है कि कोई एक विशाल तारा था, वह विशाल तारा अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था, और जब उसका सुपरनोवा विस्फोट हुआ और विस्फोट के परिणाम स्वरूप जो वहाँ से डस्ट पार्टिकल या जो मटेरियल बने, उसी मटेरियल से सन और सन के ग्रह और उपग्रहों का फॉर्मेशन। तो यह ज़्यादातर मान्य परिभाषा है, क्योंकि हम लोग देखे भी हैं इससे पूर्व की तारों की उत्पत्ति के संबंध में, जहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो तारा छोटा होता है वह क्या करता है, जब अपनी अंतिम अवस्था को अर्थात रेड जाइंट के पश्चात वहाँ पर व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ में तब्दील होता है। लेकिन जो बड़े तारे होते हैं उसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, और उसके पश्चात वह जो है न्यूट्रॉन तारा और अंत में एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वहीं पर बात होती है कि जब विस्फोट करता है तो जो डस्ट मटेरियल वहाँ से जनरेट होते हैं, वह अगले तारे की उत्पत्ति का है क्या है, रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी संकल्पना है कि जो सन और सन के बाकी ग्रह उपग्रह हैं, यह एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन का परिणाम है। इसी प्रकार इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस की भी परिकल्पना दी गई है ऑटो स्मिथ के द्वारा। ये जितनी परिकल्पनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं सूर्य और सूर्य के जो परिवार हैं उनकी उत्पत्ति के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। और इसी पर एक आधुनिक विचारधारा है जो काफ़ी मान्य है। जो आधुनिक विचारधारा है, यह ऑटो स्मिथ द्वारा प्रस्तावित ब्रह्मांडीय गैस तथा धूल कणों से ग्रहों की उत्पत्ति की मान्यता बढ़ती जा रही है। अमेरिकी खगोल शास्त्री जो क्यूपर हैं, इनका सिद्धांत 1949 इसी तथ्य पर आधारित था, परंतु अभी भी लोग उपयुक्त सिद्धांत के प्रतिपादन में लगे हुए हैं। और 1951 में फेसेनकोव ने सूर्य से निकले पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति मानी है, परंतु अब उन्होंने अपनी परिकल्पना बदल दी है। इनके अनुसार सूर्य के साथ ही धूल कणों तथा गैस मेघ का निर्माण हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित सिद्धांत है वह सिद्धांत कौन सा है, तो यहाँ पर जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, यही सबसे बेहतरीन क्या है, कह सकते हैं एक एक्सप्लेनेशन है सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के विषय में। यहाँ पर अगर हम बात करें कि सन और सूर्य तप, तो सन के विषय में ये बात कही जाती है कि जिस प्रकार से पृथ्वी के 3 भाग होते हैं उसी प्रकार सन के भी होते हैं। तो सूर्य सौर मंडल का जनक है, केंद्र होता है, केंद्र में अपार ऊर्जा का सोर्स है। यह एक मध्यम अणु या मध्यम आयु का मध्यम तारा है, ना तो बहुत बड़ा है ना तो बहुत छोटा है। और आप लोगों ने देखा भी है कि जो हमारी मिल्की वे है, अर्थात जो मंदाकिनी हमारी है, उस मंदाकिनी के मध्य वाली भुजा पर सन। तो मध्य वाली भुजा का तात्पर्य होता है कि वह अपनी मध्यम आयु को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी की जो बाहरी भुजा होती है वहाँ पर नए तारों का फॉर्मेशन होता है। गैलेक्सी की जो मध्य भुजा होती है वहाँ पर तारा अपनी मध्यम अवस्था तक पहुँच जाता है, और गैलेक्सी की जो अंदर वाली भुजा है वहाँ पर तारा अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है। क्योंकि सन अभी मध्यम भुजा पर है, इसलिए मध्य आयु का यह एक तारा है, और यह इस समय पूर्ण संतुलन की अवस्था में, जिसके फलस्वरूप इसके पड़ोस में जीवन संभव हो सका है। इसका व्यास लगभग 13.84 लाख किलोमीटर है। इसके केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है।
इसके द्रव्यमान का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से बना है। और हम लोग पहले देखे भी हैं कि जो भी जनरली स्टार होते हैं उसका 70% भाग हाइड्रोजन का होता है, 28% भाग हीलियम का होता है और 2% में अन्य मटेरियल निर्मित होते हैं। तो वही स्थिति यहाँ सन की भी है। साथ में यह नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप हमें प्रति सेकेंड लगभग 40 लाख टन ऊर्जा सूर्यातप के रूप में प्रदान करता है। और सूर्य का जो वर्तमान आयु है लगभग 4.7 बिलियन ईयर्स एगो है, या 4.7 अरब वर्ष पूर्व है। जो इसकी आयु कुल कितनी है, 10 अरब है। सन की चूंकि टोटल आयु है 10 अरब और उसका लगभग यह आधा आयु प्राप्त कर चुका है, इसलिए इसको मध्यम आयु वाला तारा कहते हैं। और पृथ्वी पर मिलने वाले 60 से अधिक तत्व और सौर स्पेक्ट्रम में भी ये देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि सौर की जो आंतरिक संरचना है इसके 3 भाग हैं। कोर है, उसके पश्चात रेडिएटिव जोन होता है और थर्ड पार्ट है संवहन मेखला या कन्वेक्टिव जोन। जैसे पृथ्वी में था आपका कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है, उसी प्रकार यहाँ पर कोर है, रेडिएटिव जोन है और कन्वेक्टिव जोन है। यहाँ पर अगर कोर की बात करें तो सूर्य के केंद्र का जो व्यास है लगभग 3.48 लाख किलोमीटर है। जो कोर एरिया है उसका यह डायमीटर बता रहा है। और यहाँ का तापमान लगभग 15 मिलियन है, क्योंकि आंतरिक भाग में ही संलयन की प्रक्रिया होती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा है। और इस ताप पर परमाणु का विभाजन इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक में हो जाता है, जिससे प्लाविका अर्थात प्लाज्मा का निर्माण होता है। और ऐसी अवस्था में परमाणु के नाभिक एक दूसरे से उच्च गति से टकरा करके नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करते हैं। अत्यधिक गर्म प्लाविका में हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक परस्पर अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन का यहाँ पर संलयन होता है तो बनता है हीलियम और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो वही यहाँ पर कहानी बताई गई है। ये सारी प्रक्रिया कहाँ पर होती है, केंद्र में होती है या कोर में होती है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है सन का, उसको कहते हैं विकिरण जोन या रेडिएटिव जोन। इस मेखला की चौड़ाई लगभग 3.82 लाख किलोमीटर है और यह केंद्र के चारों ओर ढके हुए हैं, क्योंकि बीच में अगर मान लेते हैं यह केंद्र है तो केंद्र के चारों तरफ का मटेरियल क्या होगा, एक हो जाएगा आपका रेडिएटिव जोन। तो यहाँ पर रेडिएटिव जोन का जो डायमीटर है, मतलब इधर का एरिया और इधर का अगर टोटल आप ऐड करें तो लगभग 3.82 लाख किलोमीटर या 3,82,000 किलोमीटर। साथ में यहाँ से आप कह सकते हैं कि सूर्य के केंद्र में जो उत्पन्न ऊर्जा वाहक फोटान हैं, जो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ पर यक्स तथा गामा किरणें क्या हैं, इसकी सघन गैसीय मेखला से होकर के गुजरती हैं। तो यहाँ पर ये बात हमको ध्यान रखना है कि जो रेडिएटिव जोन होता है यहाँ से एनर्जी पास आउट होती है, और वो भी किस रूप में, यक्स और गामा किरणों के रूप में यहाँ से एनर्जी आउटर पार्ट में प्रवेश करती है। फिर जो तीसरा इसका भाग है उसको कहते हैं संवहनी मेखला या कन्वेक्टिव जोन। विकिरण मेखला को घेरे हुए जो पार्ट है उसका डायमीटर लगभग 1.39 लाख किलोमीटर है। और संवहनी मेखला जो है तीसरे स्तर का निर्माण करती है। क्या संवहनी मेखला जो है तीसरे स्तर का निर्माण करती है। यह परत कोशिकाओं से निर्मित है। नीचे बड़ी तथा ऊपर छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह भी ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ बड़ी कोशिकाएं हैं और बाहर की तरफ छोटी कोशिकाएं विद्यमान हैं, और इन्हीं कोशिकाओं से होकर सौर ऊर्जा बाहर निकलती है। यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं क्या हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ कैसी कोशिकाएं हैं, बड़ी कोशिकाएं हैं, और बाहर की तरफ कैसी कोशिकाएं विद्यमान हैं, छोटी कोशिकाएं विद्यमान हैं। चलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है कि सूर्य के धरातल से अगर ऊपर जाते हैं इसके वायुमंडल में, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल होता है वैसे सन का भी एक मंडल है। तो यहाँ पर भी 3 भाग हैं। सन के चारों तरफ जो सबसे नियरेस्ट पार्ट है, जैसे हम लोगों का क्षुभ मंडल होता है, उसी प्रकार यहाँ पर होता है प्रकाश मंडल। फिर प्रकाश मंडल के बाद का जो मंडल है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं समताप मंडल, वैसे यहाँ पर है वर्णमंडल। क्या है, वर्णमंडल है। फिर यहाँ पर दिया है कोरोना है। क्या है, कोरोना। जैसे हम लोगों का वायुमंडल होता है वैसे यहाँ का है कोरोना स्फीयर। तो यहाँ पर अगर प्रकाश मंडल की हम बात करें तो प्रकाश मंडल में
संवहनीय मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं, क्योंकि सन की जो धरातल है उसी वहाँ पे प्रकाश बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा, इसलिए उसको कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश जो कि कई रंगों से बना है, जिसमें कुछ रंग प्रकाश मंडल द्वारा ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। जहाँ जहाँ इसका प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशोषण होता है वहाँ काली रेखाएं दिखाई पड़ने लगती हैं, क्योंकि एनर्जी का बहुत सारा पार्ट यह खुद अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहाँ पर काली रेखाएं नजर आती हैं। और इन रेखाओं को क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। और सौर कलंक इस मंडल में ही पाया जाता है। इसी मंडल में क्या होता है, जो फोटोस्फीयर है, इसी फोटोस्फीयर में ही क्या पाया जाता है? प्रकाश मंडल पाया जाता है। और ज्ञातव्य है कि प्रकाश मंडल को सूर्य के धरातल एवं निकटस्थ कुछ 100 किलोमीटर वायुमंडल दोनों में रखा जाता है। यह हमको ध्यान रखना है। धरातल और धरातल के निकटस्थ कुछ 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर में ही फ्राउनहोफर रेखाएं पाई जाती हैं। फ्राउनहोफर रेखाएं क्या है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश कई रंगों से बना है और जिसमें से कुछ रंग प्रकाश मंडल द्वारा ही क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जहाँ जहाँ प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशोषण होता है वहाँ काली रेखाएं दिखाई पड़ने लगती हैं और इन रेखाओं को ही फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? प्रकाश मंडल में ही संपन्न होती हैं। और इसी प्रकाश मंडल में ही सन स्पॉट या सौर कलंक की भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें वर्णमंडल अर्थात प्रकाश मंडल के बाहर का जो दूसरा सेगमेंट है सन का, उसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर। यह प्रकाश मंडल नहीं है बल्कि यह क्या है? वर्णमंडल यानी रंग मंडल है, जहां पर रंग का निर्धारण होता है। तो वर्णमंडल सूर्य का वायुमंडल है। यह प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में 2000 से 3000 किलोमीटर मोटाई में फैला हुआ है। यह गर्म गैसों से निर्मित है, किंतु गैसों का घनत्व प्रकाश मंडल से बाहर जाने पर घटता है। स्वाभाविक सी बात है, कोई अब जब आप एनर्जी से दूर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का मान घटेगा। तो वही है, यह गैसों से निर्मित है। गैसों का घनत्व प्रकाश मंडल से बाहर जाने पर क्या होता है? घटता है। और ताप क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा, थोड़ा यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप प्रकाश मंडल में बाहर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर गैसों का घनत्व तो घटता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। देख रहे हैं आप, कह रहा है गैसों का घनत्व तो घटता है लेकिन बाहर जाने पे ताप क्या होता है? बढ़ता है। अर्थात वर्णमंडल में प्रकाश मंडल की अपेक्षा गैसों का घनत्व कम तथा ताप अधिक होता है। यह आपको ध्यान, यहाँ का जो टेम्परेचर है यह फोटोस्फीयर की तुलना में अधिक, लेकिन डेंसिटी फोटोस्फीयर की तुलना में कम होती है। वर्णमंडल में गैसों के उठते प्रवाह को पिक्यूअल कहा जाता है, जो कोरोना तक पहुंच जाती है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं, जिसको सोलर फ्लेयर कहते हैं। और इस ज्वाला से एक्स तथा गामा किरणें निकलती हैं और इसमें पदार्थ औसतन 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर फेंका जाता है। आप सोच सकते हैं कितनी गति है, एक सेकंड में 800 किलोमीटर का डिस्टेंस यह सौर ज्वाला क्या करती है? ट्रेवल करती है। तो काफी कह सकते हैं इंटेंसिटी है इसके बाहर निकलने की। और इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर कहा जाता है। ध्यातव्य है कि वर्ण मंडल का आरंभ प्रकाश मंडल की उस ऊपरी परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्या? जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं वहां पर हम क्या कहते हैं? किसका प्रारंभ हो जाता है? तो वहां पर हम कहते हैं वर्णमंडल का आरंभ प्रकाश मंडल की उस ऊपरी सीमा से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हाइड्रोजन ही हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे में कुछ नेगेटिव हाइड्रोजन भी होते हैं
लेकिन फोटोस्फीयर में जब हाइड्रोजन जो ऋणात्मक हैं ये समाप्त होते हैं तो वहां से प्रारंभ होता है आपका क्रोमोस्फीयर। तो खैर उतना तो नहीं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो याद ही कर लेना है कि जो क्रोमोस्फीयर होता है, जो सेकंड कह सकते हैं लेयर है इसके वायुमंडल का, इसका टेम्परेचर फोटोस्फीयर की तुलना में अधिक और डेंसिटी गैसों की फोटोस्फीयर की तुलना में कम होती। इतनी बात तो हमें याद ही कर लेनी है। साथ में यहाँ पर जो तीसरा मंडल है जिसको हम कहते हैं कोरोना, यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है और इसका विस्तार कई मिलियन किलोमीटर तक पाया जाता है। और बाहर की ओर यह क्रमशः क्षीण होकर आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पवनों में परिवर्तित हो जाता है और संपूर्ण सौर तंत्र से होकर के प्रवाहित होता है, अर्थात सोलर सिस्टम की बात आप समझें तो आप कह सकते हैं जिसमें बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सब तक एनर्जी पहुंचती है। वही बात कह रहा है कि संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली इस पवन को क्या कहते हैं, सौर पवन या सोलर विंड कहा जाता है। और इस मंडल में लाल रंग की लपटें उठती हैं जो काफी ऊंचाई तक जाती हैं। कभी कभी यह लपटें चाप या आर्क का निर्माण करती हुई कोरोना में ही प्रवेश कर जाती हैं और इस घटना को प्रोमिनेंस की संज्ञा दी जाती है। कोरोना से रेडियो तरंगें निकलती हैं और सूर्य के ध्रुवीय भागों के ऊपर इस मंडल में एक छिद्र होता है जिसे कोरोना होल कहते हैं। तो यह कुछ तथ्य हैं इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। यह कोरोना का संदर्भ था। और यहाँ पर आप देखिए सोलर फ्लेयर यहाँ पर निकलती हैं, यह ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सन स्पॉट की घटना है, फ्राउनहोफर की घटनाएं हैं। तो यह सब पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर विंड की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? सोलर विंड की बात की जाती है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो सूर्य का जो भविष्य है ये क्या है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है। जब सूर्य का केंद्रीय क्रोड़ अर्थात जब हाइड्रोजन पूर्णतः हीलियम में बदल जाएगा तो ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाएगा और क्रोड़ संकुचित हो जाएगा। हम लोग इससे प्रीवियस एपिसोड में देखे थे कि तारे का विकास और तारे का अंत। तो जिस प्रकार से कोई तारा अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचने पर क्या होता है, विस्फोट करके न्यूट्रॉन स्टार में, ब्लैक होल या हम कह सकते हैं व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ में तब्दील होता है, उसी प्रकार सन की भी स्थिति होने वाली है। और यहाँ पर सन का जो क्रोड़ है यह संकुचित हो जाएगा और यह घटना पूर्ण होने में अतिरिक्त 5 अरब लगेगा, क्योंकि सन की टोटल आयु है 10 अरब, इसमें से 4.7 अरब आयु को यह पूरा कर चुका है। तो अगला लगभग 5 अरब तक अभी यह इसी प्रकार से अपना काम करता रहेगा। तत्पश्चात यह क्या होगा, सूरज का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा जिसको कहते हैं रेड जाइंट होगा। और रेड जाइंट की कंडीशन में यह शुक्र तथा बुध को क्या करेगा, अपने अंदर समा लेगा, निगल जाएगा और पृथ्वी को जला करके समाप्त कर देगा। और जब क्रोड़ का ईंधन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तब सूर्य एक विशालकाय लाल पिंड में तब्दील हो जाएगा जिसे रक्त दानव कहेंगे। और प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन गुरुत्वीय दबाव से मुक्त हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन गैसों का निर्माण होगा। और इस स्थिति में तारे की दशा श्वेत वामन कहा जाएगा, क्योंकि इससे पूर्व हम लोग देख चुके हैं तारे की कंडीशन में, तो यह श्वेत वामन बनेगा और श्वेत वामन अंत में ब्लैक ड्वार्फ में तब्दील हो जाएगा। तो चूंकि सन जैसा जो भी स्टार होता है उसकी यही कंडीशन होती है कि जब एनर्जी समाप्त होती है तो वह किसमें बदलता है, व्हाइट ड्वार्फ, और उसके पश्चात ब्लैक ड्वार्फ में तब्दील हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, सूर्य का एक वर्ष होता है जैसे पृथ्वी का वर्ष होता है। जब पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट करता है तो उसे कहते हैं, हम लोग पृथ्वी के संदर्भ में वर्ष कहते हैं। उसी प्रकार सन भी अपनी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाता है, अर्थात मंदाकिनी का एक चक्कर लगाता है, तो उसे एक सौर्य वर्ष कहते हैं। तो जो सूर्य है यह आकाशगंगा अर्थात जो मंदाकिनी वाली आकाशगंगा है जिसका पार्ट है सन, इसकी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में अवस्थित है और यह पृथ्वी की भांति अपनी मंदाकिनी की परिक्रमा लगभग 250 मिलियन अर्थात 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। एक चक्कर लगाने में इसको 25 करोड़ वर्ष लगता है।
और पृथ्वी को सन की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन। तो आप समझ सकते हैं कितना विशाल ऑर्बिट है सन का, जिस पर सन क्या करता है? अपनी मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। और इसी अवधि को कहते हैं सौर्य वर्ष। क्या कहते हैं? सौर्य वर्ष, अर्थात कॉस्मिक ईयर कहते हैं। इसी प्रकार सौर्य का परिभ्रमण होता है, सोलर रोटेशन होता है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, उसी प्रकार से सन भी मूव करता है। इसे सौर्य परिभ्रमण कहते हैं। और इसकी परिभ्रमण अवधि जो है में अक्षांशों के साथ भिन्नता मिलती है। यह भिन्नता इसलिए है क्योंकि सन पूरी तरीके से ठोस मटेरियल नहीं है, यह गैस से निर्मित है। तो जब गैस से निर्मित है तो हर भाग के गैस की गति अलग अलग होती है। सूर्य का जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर 25.8 दिन में एक घूर्णन कर लिया जाता है, और जबकि सूर्य निम्न अक्षांशों पर सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। जो इक्वेटर वाला बेल्ट है, यहाँ पर इसका घूर्णन की गति सबसे ज्यादा होती है, और प्रत्येक अक्षांश पर इसके घूर्णन गति में अंतर होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल, संवहनीय मेखला, विकिरण मेखला के घूर्णन गति में भी अंतर होता है। सूर्य अपने अक्ष पर 7 डिग्री का कोण बनाए हुए झुका हुआ, अर्थात इस प्रकार से जैसे पृथ्वी होता है उसी प्रकार सन भी है, लेकिन इसका जो झुकाव है यह कितना है? यह 7 डिग्री है। यहाँ से कितना झुकाव है? ये 7 डिग्री पर झुका हुआ है। और यहाँ की जो गति है यह आपकी 25.8 दिन में होती है, लेकिन अन्य अक्षांशों की गति जो है अलग अलग होती है। पृथ्वी में सबका एक ही इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी एक ठोस मटेरियल के रूप में विद्यमान है, और जबकि सन कैसा है? एक गैसियस स्टेज में है, इसलिए इसके प्रत्येक भाग का जो गति है अलग अलग होती है। यहाँ तक कि इसका जो एटमॉस्फियर है, जो वायुमंडल है, उसकी भी गति अलग अलग देखने को मिलती है। इसी प्रकार सौर कलंक की बात होती है, जो हम लोग अभी देखे थे, जिसका संबंध है फोटोस्फीयर से। तो यहाँ पर सौर कलंक के संदर्भ में ये कहा जाता है कि सौर कलंक जो है प्रकाश मंडल के वे प्रदेश हैं जहाँ का तापमान चतुर्दिक प्रदेश की तुलना में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है ऑन एवरेज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन उसके संबंध में जहाँ जहाँ का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो, अर्थात 4500 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वहाँ पर सौर कलंक की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और यह कलंक सूर्य के 5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही उत्पन्न होते हैं, और इनके आंतरिक काले भाग को अम्बरा कहते हैं, और उसके चारों तरफ अपेक्षाकृत कम काले वाले भाग को क्या कहते हैं? पेनम्ब्रा कहते हैं। तो जो एकदम कंप्लीट ब्लैक है उसको अम्बरा, और जो कंप्लीट ब्लैक के चारों तरफ का भाग है उसे कहते हैं पेनम्ब्रा। तो यह भी हमको ध्यान रखना है। सामान्यतः यह 2 से 20 के समुदाय में उत्पन्न होते हैं, किंतु इनकी संख्या एक समय में 100 तक हो सकती है। एक सौर कलंक का जो जीवन काल होता है यह कुछ घंटे से कुछ माह तक होता है। जो सौर कलंक की घटना होती है यह कुछ समय से लेकर के कुछ माह तक होती है, और यह लगभग 11.1 वर्ष के समयांतराल पर प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि सौर कलंक की घटना हमेशा मिलती है, यह 11.1 वर्ष के अंतराल पर घटनाएं घटित होती हैं, और इसे कहते हैं सौर चक्र की भी संज्ञा दी जाती है। और सौर कलंक समय में चुंबकीय जो क्षेत्र है यह लगभग 100 से 4000 गैस होता है। तो जब सौर कलंक की घटनाएं घटित होती हैं उस समय जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी इंटेंसिटी 100 से लेकर के 4000 गैस तक होती है। गैस क्या है? यह जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करने का यह एक मात्रक है। और इसके समाप्त होते ही जो यह चुंबकीय क्षेत्र है, जब यह समाप्त होता है सौर कलंक के साथ ही, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों की ओर फैल जाता है। और नवीनतम शोधों के अनुसार सौर कलंक की उपस्थिति पृथ्वी पर जलवायु की दशा को बहुत हद तक भी प्रभावित करता है। यह उत्तरी अमेरिका जेट स्ट्रीम वायु को प्रभावित करता है। विषुवत रेखा के साथ अल नीनो की प्रक्रिया का भी सौर कलंक से संबंध होता है।
और इससे पृथ्वी के अयन मंडल में उथल पुथल, चुंबकीय तूफान, रेडियो संचार में बाधाएं जैसी कई अन्य रुकावटें भी उत्पन्न होती हैं। इसका तात्पर्य है सन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल पर देखने को मिलता है। तो चलिए इसी के साथ अगला पार्ट देख लेते हैं जो सौर पवन है, जिसका संबंध हम लोग देखे थे कोरोना से है। तो यहाँ पर है कि विद्युत चुंबकीय लघु तरंग विकिरण की अतिरिक्त सूर्य से प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण क्या होते हैं, विसर्जित होते हैं। इन्हीं आयन तथा इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से सौर पवनें प्रभावित होती हैं, जिनके फलस्वरूप सौर कोरोना का विस्तार होता है। तो यह पहले ही ध्यान रखिएगा, यह घटना कहाँ की है, सौर कोरोना का है। और जब यहाँ पर आयन तथा इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से सौर पवनें प्रवाहित होती का कोरोना का क्या होता है, विस्तार होता है। अर्थात कोरोना एक प्रकार से परिवर्तनशील मंडल है, इसका संकुचन भी होता है और इसका प्रसार भी होता है। और पृथ्वी की कक्षा के पास सौर पवन की गति लगभग 4000 या 400 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अभी हमको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की कक्षा के पास सौर पवन की गति लगभग 400 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है तथा इनका घनत्व सामान्यतः 2 से 10 आयन प्रति घन मीटर होता है। और इनके प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल की आयनीकृत गैस परत का ह्रास होता है तथा ध्रुवों पर अरोरा प्रकट होती है। अरोरा की घटना के लिए भी यह सोलर विंड उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार जो रेडियो फेड आउट था, अगर इसकी बात करें तो सौर पवनें तथा सौर ब्रह्मांड किरणें, जिसको कहते हैं सोलर विंड एंड कॉस्मिक रे, के प्रभाव से पृथ्वी के आयन मंडल की आयनीकृत गैसों की परत ह्रास, रेडियो मतलब यहाँ पर आयनीकृत गैस की परतों का क्या होता है, ह्रास होता है, रेडियो फेड आउट कहलाता है। तो जो हमारा एक आयन मंडल है, उस आयन मंडल की जो गैसें हैं, कहीं न कहीं सोलर जो विंड है या कॉस्मिक रे है, उसके प्रभाव से यह कमज़ोर हो जाती है। उसी घटना को कहते हैं रेडियो का फेड आउट होना। हम पृथ्वीवासी सौर पवनों तथा सौर ब्रह्मांड किरणों से पृथ्वी की वायुमंडल एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सुरक्षित हैं, क्योंकि सूर्य से निकले ये आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और कुछ पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की तरफ विक्षेपित कर दिए जाते हैं। और यही कारण है कि जिस परिणाम स्वरूप हम लोग सुरक्षित हैं। केवल अत्यधिक शक्तिशाली जो कण हैं, यही पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में भूमध्य रेखीय प्रदेश पर आते हैं और वे वायु के अणुओं से प्रतिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं तथा पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं, किंतु ये आयन मंडल के आयनीकृत गैसों को क्षति पहुंचाते हैं। यह कुछ विशेषताएं हैं जिसके संदर्भ में हम लोगों को ध्यान में रखना है कि रेडियो फेड आउट किसे कहते हैं, सोलर विंड किसे कहते हैं, अरोरा की घटना का क्या संबंध है, या सोलर सन स्पॉट का क्या रिलेशन है। तो यह कुछ चर्चाएं थी। और जो अरोरा की घटना है, वैसे इस चर्चा तो हम लोग प्रीवियस एक अलग से एपिसोड में कर भी चुके हैं। यहाँ पर अगर अरोरा की बात करें तो अंतरिक्ष से आने वाली जो ब्रह्मांड किरणें हैं, सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय के बीच घर्षण के कारण पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर एक चमक उत्पन्न होती है, जिसे अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे अरोरा कहते हैं। और इसका भी 2 पार्ट है। जो उत्तरी ध्रुव पर होता है उसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव पर घटना घटित है उसे अरोरा ऑस्ट्रालिस। और यह जो चमक है, यह लगभग 75 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। और यह भी उच्च अक्षांश पर, क्योंकि पोलर रीजन की घटना है, तो पोलर रीजन में ही यह घटना दिखाई है, और वो भी रात के समय में। रात का समय का तात्पर्य है कि जब सन उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो यह अरोरा बोरियालिस की घटना होगी, और जब सन दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो अरोरा ऑस्ट्रालिस की घटना देखने को। तो यह कुछ संदर्भ था सन और उसके स्ट्रक्चर और उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में, इसकी चर्चा आज हम लोग किया है। शेष चर्चाएं हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।